मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्टर वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके जन्म की बात करेंगे। तो इनका जन्म 31 मई 1819 को बेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 26 मार्च 1892 को कैमडन न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स यानी कि माता पिता की, तो इनके पिता का नाम क्या था, वॉल्टर बिटमैन था, जो पेशे से एक कारपेंटर यानी कि बढ़ई थे। और अगर हम इनकी माता की बात करते हैं तो इनकी माता का क्या नाम था, लुइसा वैन बेल्सर था, जो कि एक डच महिला थी और क्वेकर फैमिली से बिलोंग करती थी, क्वेकर परिवार से संबंधित थी। ठीक है। स्पाउस की बात करें तो रिमेन्ड बैचलर, यानी कि अगर हम इनकी वैवाहिक स्थिति की बात करते हैं तो वॉल्ट विटमैन ने जीवन भर कभी भी शादी नहीं की, हमेशा अविवाहित रहे, बैचलर रहे। लेकिन इनका लव अफेयर चला था, किसके साथ, एन गिलक्रिस्ट के साथ में इनका लव अफेयर चला था। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये 19वीं सेंचुरी के अमेरिकन पोइट, एसिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। मतलब 19वीं शताब्दी के अमेरिकी कवि कहे जाते हैं। एसिस्ट मतलब निबंधकार और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार बोले जाते हैं। तो ये भी कह सकते हो कि वॉल्ट विटमैन 19वीं सेंचुरी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी कवियों में से एक इनको माना जाता है। और किस कारण, इनकी एक बहुत ही फेमस वर्क आया था लीव्स ऑफ ग्रास, और उससे इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, हम आगे बताएंगे। वॉल्ट विटमैन की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें हम लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1955 में आई है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये वॉल्ट विटमैन की सबसे प्रसिद्ध और इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, और इसका सबसे पहला एडिशन जो है वो 1855 में पब्लिश हुआ था। और बाद में वॉल्ट विटमैन ने इसे लगातार कई सारे संशोधन किए इसमें, और बहुत सारी नई पोइम्स को भी इसके अंदर जोड़ा। अगर हम लीव्स ऑफ ग्रास की बात करें तो इसमें प्रकृति, मानवता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अस्तित्व जैसे बहुत सारे आपको विषय मिलेंगे। और वॉल्ट विटमैन ने इसको सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है फ्री वर्स का यूज किया है। और इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कविता है तो वो कौन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। इसको आप जरूर बनाए रखना। तो वॉल्ट विटमैन की मास्टरपीस जो है वो लीव्स ऑफ ग्रास है, 1855 में आई है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोइम अगर आपको कोई पढ़ना है तो वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ना है, जिसके अंदर फ्री वर्स का यूज किया है, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअलिज्म, नेचर और ह्यूमैनिटी की बात करी गई है। दूसरी चीज कहीं नोट डाउन कर लीजिए, वॉल्ट विटमैन को अक्सर पोइट ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है। अगला एक और है डेमोक्रेटिक विस्टास की बात करते हैं, जो कि 1871 1871 में आई है। ये वॉल्ट विटमैन की जो है एक प्रोज वर्क है, जिसमें अमेरिकी लोकतंत्र और अमेरिकी समाज के भविष्य पर इन लोगों ने क्या करे, अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अच्छा, जो वॉल्ट विटमैन थे वो ये मानते थे कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, समाज में नैतिक और आध्यात्मिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, अमेरिकन सोसाइटी यानी कि अमेरिकी समाज बेहतर होना चाहिए। और इसमें समाज के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी साथ ही साथ। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक विस्टास से आपको पूछा जाएगा कि कब पब्लिश हुई, 1871 में, प्रोज वर्क है। और इसमें अमेरिकन डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा बात कही गई है। इसके बाद मेमोरेंडा ड्यूरिंग दी वार, जो कि 1876 में आई है, मेमोरेंडा ड्यूरिंग दी वार। ठीक है। ये ये रही है मेमोरेंडा ड्यूरिंग दी वार। इसमें क्या होता है कि अमेरिकन सिविल वार दिखाया जाता है, सोल्जर्स होते हैं, सफरिंग वार एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। और ये भी एक प्रोज वर्क है, यानी कि वार मेमोरेंडा है, और इसमें युद्धकालीन अनुभवों और सैनिकों की स्थिति का वर्णन मिलता है। वॉल्ट विटमैन ने इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन नहीं होता है स्पिरिट, वो दिखाई गई है बेसिकली। हम ये कह सकते हैं कि वॉल्ट विटमैन ने एक अमेरिकन सिविल वार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोज वर्क है ये इनका, जिसमें वॉल्ट विटमैन सिविल वार के दौरान जो सैनिक होते हैं या जो अस्पताल या युद्ध की परिस्थितियों को बहुत ही करीब से देखा है। उन्होंने घायल और बीमार सैनिकों की बहुत ज्यादा देखभाल की भी की थी, और इस अनुभव का प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी बहुत सारा पड़ा है। तो उसी की वो बात करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नवंबर बॉज की ओर जाते हैं, जो कि 1888 में आती है। ठीक है। और ये वॉल्ट विटमैन के बाद की रचनाओं में से एक है, इसमें कविताएं और गद्य दोनों शामिल हैं। ठीक है। वॉल्ट विटमैन के जीवन और साहित्यिक विचारों की परिपक्वता इसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है। तो ये लेट वर्क है, प्रोज पोएट्री एंड प्रोज दोनों का समावेश इसके अंदर मिलता है। इसके बाद ऑटोबायोग्राफिया बोलेंगे हम। ये वॉल्ट विटमैन की थोड़ी सी आत्मकथात्मक यानी कि ऑटोबायोग्राफिया से संबंधित रचना है, जिसमें
इनके जीवन, इनका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व और जो इनका लिटरेरी यात्रा थी, यानी कि जो साहित्यिक यात्रा थी, उसकी झलक मिलती है। तो मुख्य बात इसके अंदर ये देखने को मिलेगी बॉट विटमैन का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका साहित्यिक विकास और उनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे, ये सब ऑटोबायोग्राफिया में मिलेंगे। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। बॉट विटमैन की लाइफ और पर्सनालिटी को समझने में मदद मिलती है इसमें। ठीक है। इसके बाद एक और वर्क है जिसका नाम है ड्रम टैप्स, जो कि 1885 में आती है। ड्रम टैप्स, इसमें भी बॉट विटमैन की जो अमेरिकन सिविल वार है उसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पोएट्री कलेक्शन है, जिसमें युद्ध, सैनिकों और देशभक्ति, मृत्यु और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े बहुत सारे अनुभव इसके अंदर दिखाए जाएंगे। बहुत सारा सिविल वार है, सोल्जर्स है, पैट्रियोटिज्म है, वार है, डेथ है, ह्यूमन सफरिंग है, ये सब। तो जो ड्रम टैप्स है वो 1865 में आया है। ध्यान रखना ये एक पोएट्री कलेक्शन है, नोट कर लीजिए। और इसमें मुख्यतः जो पोएम्स हैं वो अमेरिकन सिविल वार पर आधारित हैं। ठीक है। तो लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में ये इनकी मास्टरपीस है। ठीक है। ड्रम टैप्स 1865 में आया, सिविल वार पोइट्री है। डेमोक्रेटिक विस्टास की बात करें 1871 में, प्रोज और डेमोक्रेसी पर आधारित है। मेमोरेंडा ड्यूरिंग दी वार 1876 में आया, सिविल वार प्रोज वर्क है इनका। और नवंबर वॉज की बात करें तो लेट वर्क है, पोइट्री प्लस प्रोज दोनों में 1888 में लिखा गया है। तो ये कुछ इनके क्या थे, इंपॉर्टेंट वर्क थे। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, समझते रहना। हिज फादर वाज एन इंग्लिशमैन, पहला वर्क देखो क्या है। एक मिनट दोस्त, अब देखो ध्यान से समझना। हिज फादर वाज एन इंग्लिशमैन व्हाइल हिज मदर वाज अ डच, उनके पिता एक अंग्रेज व्यक्ति थे जबकि उनकी माता एक डच महिला थी। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, बोला गया ही वाज निकनेम्ड, यानी कि उनका निकनेम क्या था, बॉल्ट था। क्या था, बॉल्ट। टू डिस्टिंग्विश्ड हिम फ्रॉम हिज फादर, यानी कि उन्हें अपने पिता से अलग पहचान बनाने के लिए बॉल्ट उपनाम दिया गया था। अगला, इन 18, अगर हम 1823 की बात करें तो ही मूव्ड विद हिज फैमिली फ्रॉम बेस्ट हिल्स टू ब्रुकलिन। अब क्या होता है कि 1823 में वे अपने परिवार के साथ बेस्ट हिल्स से ब्रुकलिन चले गए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है एट एज 11 ही कंक्लूडेड फॉर्मल स्कूलिंग, यानी कि 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा समाप्त हो गई उनकी। ही वर्कड एज एन असिस्टेंट इन द ऑफिस ऑफ अ डॉक्टर एंड अ लॉयर। और इसके बाद बॉट विटमैन जो हैं, इसके बाद एक डॉक्टर और एक वकील के कार्यालय में सहायक के रूप में काम करने लगते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 1831 में he got a job as an apprentice for a Long Island Patriot newspaper। 1831 में 1831 में क्या हुआ कि इनको लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट समाचार पत्र में एक प्रशिक्षु यानी कि अप्रेंटिस के रूप में नौकरी मिल गई। तो क्वेश्चन ये 1831 में बॉट विटमैन को लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट में क्या है, एक अप्रेंटिस के रूप में, ये एक समाचार पत्र का नाम है। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट न्यूज़पेपर में इनको एक अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षु के रूप में नौकरी मिल गई 1831 में। शीघ्र ही उन्होंने स्थानीय प्रकाशनों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रिंटर और टाइप सेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, यानी कि जल्दी ही इन्होंने फ्रीलांसिंग ऑन हिज ओन एज अ प्रिंटर एंड टाइप सेटर फॉर अ लोकल पब्लिकेशंस। ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1833 में हिज फैमिली लेफ्ट ब्रुकलिन। 1833 में क्या होता है, उनका जो परिवार होता है वो ब्रुकलिन छोड़ करके वापस लॉन्ग आइलैंड चला गया। कहां चला गया, ये फिर से लॉन्ग आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। लिविंग 14 इयर्स ओल्ड बॉय टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इन द सिटी। अब क्या होता है, 14 वर्षीय जो बॉट विटमैन को शहर में अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं संभालने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि इनका परिवार तो ब्रुकलिन छोड़ करके कहा, लॉन्ग आइलैंड चला आया। अब वहां बचा कौन, वो 14 वर्ष, अभी तो उम्र बॉट विटमैन की कितनी है, मात्र 14 वर्ष है। अब उस शहर में बेचारे अकेले रह गए और जीवन की जिम्मेदारी संभालने के लिए वहां पर इनका परिवार उनको छोड़ करके चला आया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, 12 अगस्त 1836 को his newspaper trade come to a halt after a fire destroyed the printing district in the न्यूयॉर्क। 12 अगस्त 1836 को न्यूयॉर्क के एक प्रिंटिंग डिस्ट्रिक्ट में आग लगने से उनका समाचार पत्र संबंधी जो काम था वो रुक गया, यानी कि ये जो काम था वो पूरी तरीके से इनका स्टॉप हो गया। ठीक है, 12 अगस्त 1836 को
He rejoined his parents and siblings in Long Island and got a job as a school teacher. अब इनके पास कहीं कुछ तो बचा नहीं ब्रुकलिन में, तो क्या हुआ कि इसके बाद ये भी लॉन्ग आइलैंड अपने माता पिता और भाई बहनों के पास वापस चले गए और उन्होंने एक स्कूल शिक्षक के रूप में वहां पर जाकर के काम कर लिया। ठीक है, सिबलिंग्स भाई बहन होते हैं, पेरेंट्स माता पिता। अगला पॉइंट क्या है, इन 1838 यानी कि 1838 में ही टेम्पररली लेफ्ट टीचिंग टू टेक ओवर द एडिटरशिप ऑफ द लॉन्ग आइलैंडर न्यूज़पेपर। ही सोल्ड द पेपर आफ्टर 10 months एंड रिटर्न टू टीचिंग। अब इस पॉइंट को जरा समझोगे तो अपने आप समझ आएगा कि 1838 में उन्होंने कुछ समय के लिए अध्यापन कार्य जो टीचिंग का काम था उसको छोड़ दिया और दी लॉन्ग आइलैंडर समाचार पत्र का संपादन जो है वो संभाल लिया था। लॉन्ग आइलैंडर जो समाचार पत्र था उसको ये संपादन करने लगे। 10 महीने बाद उन्होंने ये समाचार पत्र बेच दिया और फिर से टीचिंग कार्य में लौट आए। लगभग 10 महीने के बाद ये इन्होंने छोड़ दिया और फिर से ये टीचिंग में वापस आ गए। अब 1841 में क्या होता है बॉड बिटमैन के साथ में, he moved back to New York City and worked a typesetter एंड फ्रीलांस राइटर। 1841 में भी वापस न्यूयॉर्क सिटी चले गए और टाइपसेटर और एक स्वतंत्र लेखक यानी कि फ्रीलांस राइटर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू कर। अगर हम 1842 की बात करते हैं तो जरा ध्यान से समझो क्या है कि ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट डिडक्टिव नॉवेल। डिडक्टिव नॉवेल क्या होता है, उपदेशात्मक नॉवेल के लिए बोलते हैं और उसका नाम था फ्रैंकलिन इवांस। क्या नाम था, फ्रैंकलिन इवांस। और अथवा द इनवरेट अ टेल ऑफ द टाइम इन द न्यू वर्ल्ड प्रकाशित किया। अब जब ये पब्लिश हो गया, ये प्रकाशित हो गया, इसके बाद में प्रो टेम्परेंस नॉवेल वाज कॉमर्शियली पॉपुलर। दो चीजें यहां पे ध्यान देना है, और ये टेम्परेंस मूवमेंट के समर्थन वाला उपन्यास व्यावसायिक रूप से बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। हालांकि बाद में स्वयं बिटमैन ने इसको रॉट अर्थात बकवास और घटिया रचना बोला था। ठीक है, तो ROT रॉट यानी कि इसी को फ्रैंकलिन इवांस को बॉड बिटमैन ने सबसे घटिया और बकवास वर्क बोला था, वो बात अलग है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बोला गया इन मार्च 1846 ही स्टार्टेड अ जॉब एज अ एडिटर ऑफ ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर। मार्च 1846 में उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल समाचार पत्र में संपादक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 1848 में यानी कि जनवरी 1848 में स्लेवरी he was forced out of his job as a Brooklyn Daily Eagle after a political dispute with his boss over a Bitman's opposition to slavery। इसको जरा ध्यान से, स्लेवरी से मतलब होता है दास प्रथा। स्लेवरी से क्या मतलब होता है, दास प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो दास प्रथा के विरोध को लेकर के इनके जो मालिक थे उनके साथ राजनीतिक मतभेद होने के कारण उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल की जो नौकरी थी उसको छोड़ दिया या छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद वे अपने भाई के साथ कुछ महीनों के लिए न्यू ऑर्लियंस गए थे। इसके बाद ये कहां चले गए, न्यू ऑर्लियंस चले गए फॉर अ फ्यू मंथ्स टू वर्क एट द क्रिसेंट न्यूज़पेपर, जहां उन्होंने द क्रिसेंट समाचार पत्र में काम किया। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो दो चीजें, 1948 में एक टॉपिक था स्लेवरी के विरोध को लेकर के अब इनके जो मालिक थे उनके साथ राजनीतिक भेद होने के कारण इन्होंने जो ब्रुकलिन डेली ईगल था उसमें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसके बाद ये क्या हुआ, भाई के साथ कुछ महीनों के लिए न्यू ऑर्लियंस गए जहां पर उन्होंने दी क्रिसेंट समाचार पत्र में काम किया। अब आगे अगले पॉइंट को जरा ध्यान पूर्वक समझो, क्या बोला गया है इसमें। इन जनवरी 1848 1848 में ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ हिज जॉब एट द ब्रुकलिन डेली ईगल आफ्टर अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट विद हिज बॉस ओवर बिटमैन्स अपोजिशन टू स्लेवरी। मतलब क्या हुआ कि जनवरी 1848 में स्लेवरी से मतलब होता है दास प्रथा, इसके विरोध को लेकर इनके मालिक के साथ राजनीतिक मतभेद होने के कारण इनको जो ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर था इसमें नौकरी कर रहे थे तो वो नौकरी छोड़ने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। किसको, बॉड बिटमैन को। अब जब ये नौकरी ये छोड़ देते हैं क्योंकि इनका झगड़ा हो गया इनके बॉस के साथ में। ठीक है, तो क्या होता है, अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि ही एंड हिज ब्रदर ट्रेवल टू। अब वह और इनके जो भाई होते हैं कुछ महीनों के लिए न्यू ऑर्लियंस गए थे। कहां चले जाते हैं,
न्यू ऑर्लियंस, इसको अंडरलाइन कर लो, कहीं पर लिख लो, फॉर अ फ्यू मंथ्स टू वर्क, काम करने के लिए एट दी क्रिसेंट न्यूज़पेपर, जहां उन्होंने दी क्रिसेंट समाचार पत्र में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो दो तीन चीजें यहां पर नोट करने लायक हैं इस पॉइंट से कि बॉड बिटमैन और इनके जो भाई थे, बॉड बिटमैन अपने भाई के साथ में कुछ महीनों के लिए कहां चले जाते हैं, न्यू ऑर्लियंस चले जाते हैं, जहां पर द क्रिसेंट न्यूज़पेपर में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अगला पॉइंट है, बोला गया इन सितंबर 1848, अभी अभी तक किसकी बात कर रहे थे हम लोग, जनवरी 1848 की बात कर रहे थे। अब जनवरी के बाद हम पहुंच जाते हैं सितंबर में, लगभग 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद, सितंबर या 8 महीने बाद कह लो, सितंबर 1848 में ही रिटर्न टू न्यूयॉर्क, ये फिर से न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं एंड फाउंडेड, और स्थापना करते हैं एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर कॉल्ड द वीकली फ्रीडम फ्रीमैन। सितंबर 1848 में भी न्यूयॉर्क वापस लौटे। अब जब ये वापस लौटे तो ये किसकी स्थापना करते हैं, वीकली फ्रीमैन नामक एक दास प्रथा विरोधी समाचार पत्र की स्थापना कर देते हैं। इसके पहले अंक प्रकाशित होने के बाद ही समाचार पत्र का जो कार्यालय था वो आग से जल गया, और जैसे इसका देखो, द पेपर्स ऑफिस वर बर्न्ड आफ्टर द फर्स्ट इशू वाज पब्लिश्ड, इसके पहले अंक प्रकाशित होने के बाद ही समाचार पत्र का जो कार्यालय था वो आग में जल गया। अगले 6 वर्षों तक उन्होंने स्वतंत्र पत्रकार यानी कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में भी फिर काम करते हैं। फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, कितनी सालों तक, 6 सालों तक ही वर्कड एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट व्हाइल होनिंग हिज पोएटिक, क्या लिखा है, पोएटिक स्टाइल, और साथ ही साथ वो इनकी जो काव्य शैली होती है उसको भी हॉर्निंग करते रहते हैं। हॉर्निंग का मतलब होता है उसको रिवर्स करते रहते हैं, विकसित करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं अपने अंदर, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जरा देखो, मार्च 1850 में ही पब्लिश हिज फर्स्ट पोएम फ्री वर्स ब्लड मनी इन द न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट। अब क्या होता है, मार्च 1850 में बॉड बिटमैन ने अपनी पहली फ्री वर्स कविता होती है जिसका नाम होता है ब्लड मनी, इसको न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट में क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा, बोला गया है, थोड़ा सा नीचे कर लो, 4 जुलाई 1855 को, ऑन द डे ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ही पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अमेरिकन एपिक लीव्स ऑफ ग्रास। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीव्स ऑफ ग्रास, अ कलेक्शन ऑफ 12 पोएम्स, इसमें कुल 12 पोएम्स है, रिटन इन अ बोल्ड न्यू स्टाइल। बिटमैन वाज 36 ईयर ओल्ड व्हेन ही पब्लिश दिस एपिक ऑफ अमेरिका। जरा समझिए, 4 जुलाई 1855 की बात हो रही है, इसको अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस का दिन है ये। तो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को, और भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, दो चीजें। तो ये स्वतंत्रता दिवस वाला दिन है, इसी दिन इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास का प्रथम संस्करण को प्रकाशित किया। लीव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट एडिशन था उसको क्या करा, पब्लिश किया। ये नई और साहसिक शैली में लिखी गई थी, ठीक है, 12 कविताओं का एक कलेक्शन था। जब बॉड बिटमैन ने अमेरिका में इस एपिक काव्य संग्रह को, पोएट्री कलेक्शन को प्रकाशित किया, उस समय इनकी आयु कितनी थी, 36 साल थी, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अगला पॉइंट, 11 जुलाई 1855 को हिज फादर बॉड बिटमैन, यानी कि 11 जुलाई को क्या होता है, 1855 को इनके जो पिता होते हैं बॉड बिटमैन सीनियर, ठीक है, उनका क्या हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, जिस पॉइंट में बात कहेगी, इन नवंबर 1856 यानी कि नवंबर 1856 में ट्रांसडेंटलिस्ट। अब ट्रांसडेंटलिस्ट क्या होता है, अतीन्द्रियवादी लोग होते हैं, विचार के लोग होते हैं, उनको बोला जाता है। फिर अगला एक नाम दे रखा है, क्या नाम रखा है, हेनरी डेविड थोरो, ये एक नाम दे रखा है। एक और नाम दे रखा है यहां पर, ब्रॉनसन अल्कॉट, ठीक है, केम फ्रॉम कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स से बिटमैन से मिलने आए। अब दो चीजें समझना कि 1856 में ट्रांसडेंटलिज्म विचारक जिनका नाम था हेनरी डेविड थोरो और एक और नाम था ब्रॉनसन अल्कॉट, ठीक है, कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स से बिटमैन से मिलने के लिए आए थे, ठीक है, ये सभी लोग। अब आगे अगला पॉइंट बोला गया 1857 में, 1857 में he spent 2 years as an editor for the Brooklyn Daily Times newspaper।
1857 में उन्होंने ब्रुकलिन डेली टाइम्स समाचार पत्र के संपादक के रूप में 2 वर्ष बिताए, यानी कि 2 वर्ष काम किया। अगला पॉइंट है हमारा कि on 12th April 1861, American Civil War broke out. He moved to Washington DC and worked as a nurse in the military hospitals. 12 अप्रैल 1861 को 12 अप्रैल 1861 को क्या होता है कि अमेरिकन सिविल वार जो है, जो अमेरिकी गृह युद्ध होता है, वो शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तब ये क्या करते हैं, वाशिंगटन डीसी चले जाते हैं और जो सैन्य हॉस्पिटल होता है उसमें नर्स और सेवक के रूप में काम करने लगते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन 1863 he wrote his war experience the great army of the sick, published in a New York newspaper, and 12 years later in a book called Memoranda during the war. बड़े प्यार से समझना, इसमें कुछ अलग नहीं है कि 1863 में वॉर्ड बिटमैन ने अपने ग्रह संबंधी अनुभवों को द ग्रेट आर्मी ऑफ द सिक में लिखा। इसमें और इसमें सारे अनुभव कैसे एक्सपीरियंस थे, वार एक्सपीरियंस थे, ग्रह यानी कि जो युद्ध से संबंधित इनके अनुभव थे, उन सभी अनुभवों को द ग्रेट आर्मी ऑफ द सिक में, एक पुस्तक का नाम है, और इसके अंदर लिख डाले। जो एक न्यू, अब ये क्या हुआ कि न्यूयॉर्क समाचार पत्र था, उसमें इसको पब्लिश कराया गया। पब्लिश कहां हुआ, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में। 12 वर्ष के बाद इसको मेमोरेंडा ड्यूरिंग दी वार नामक पुस्तक में भी इसको शामिल किया गया। ठीक, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, 14th अप्रैल 1865 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वाज assassinated at the Ford's theater less than a week after the Confederate surrender। अब क्या होता है, 14 अप्रैल 1865 को कॉन्फेडरेट सेना के आत्मसमर्पण के एक सप्ताह से भी कम समय बाद राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की फोर्ड्स थिएटर में हत्या कर दी गई। अब जिस थिएटर में अब्राहम लिंकन की हत्या करी गई है, उस थिएटर का नाम था फोर्ड्स थिएटर। ठीक है, कब, 14 अप्रैल 1865 को हत्या की गई। ठीक है, अब कॉन्फेडरेट सरेंडर के बाद एक सप्ताह बाद मान लो। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहा गया है कि बिटमैन नाउ अ क्लर्क एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर कंपोज द पोएम्स व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड एंड ओ कैप्टन माय कैप्टन इन ऑनर ऑफ द डेड प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों वर्क हैं इनकी, दोनों ही इलेजी हैं। ठीक है, उस समय बॉब बिटमैन जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर में क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। किसमें, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर में एक क्लर्क के रूप में ये काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। ठीक है, उसी समय प्रेसिडेंट के सम्मान में इन्होंने, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, प्रेसिडेंट के सम्मान में इन्होंने 2 कविताएं लिखी। पहली इलेजी थी व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, और दूसरी थी ओ कैप्टन माय कैप्टन। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें बोला गया है कि ऑन 13 जून 1865 को क्या होता है, his boss at the Department of the Interior fired him because of the supposedly obscene content of Leaves of Grass, which Bittman works on during his time at the office. He immediately got another job at the US Attorney General's office. पूरे पॉइंट को मैं बहुत बेहतरीन समझाता हूं, कहीं नोट डाउन करते चलिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 जून 1865 को डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर में ये पहले काम कर रहे थे। तो अब हुआ क्या, मैं कहानी बताता हूं कि 30 जून 1865 को डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर में उनके अधिकारी ने इनको नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास की कुछ ऐसा मटेरियल था, कुछ ऐसी सामग्री को कथित रूप से अश्लील यानी कि ऑब्सीन माना गया। बॉब बिटमैन जब ऑफिस को खाली समय में इस पुस्तक पर काम करते थे, मेरे कहने का मतलब जितना देर इनके ऑफिस में काम रहता था तो काम करते थे, अगर खाली टाइम होता था तो वो इस पुस्तक को लिखने का काम करते थे, लेकिन इनको निकाल दिया उनके अधिकारी ने। इसके तुरंत बाद इनको कहां एक जॉब मिल जाती है, यूएस अटॉर्नी जनरल ऑफिस में दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब अगला पॉइंट हमारा बोला गया इन 1866 में, अब पहुंच जाओ, बॉब बिटमैन एंड हिज फ्रेंड विलियम, अब कौन है, विलियम डी ओ कॉर्नर पब्लिश दी, अब क्या पब्लिश करते हैं, द गुड ग्रे पोइट प्रकाशित की। ए बिटमैन के डिपार्टमेंटल ऑफ द इंटीरियर से निकाले जाने के बाद उनके पक्ष में लिखा गया एक क्या था, बचाव लेख कह सकते हो, वर्क वाला। ठीक है,
तो दो चीजें यहां पर समझने वाली हैं। 1866 में बॉर्ड विटमैन और उनके एक दोस्त थे विलियम डी ओकॉर्नर पब्लिश्ड, और कौन सा पब्लिश करते हैं इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, गुड ग्रे पोइट, और किसके डिफेंस में, ठीक है, अब किसके डिफेंस में, किसके बचाव में ये लिखा जाने वाला वर्क था, डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर से निकाले जाने के पक्ष में लिखा गया एक बचाव में लिखी गई एक वर्क था, और उसका नाम था द गुड ग्रे पोइट। ठीक, अगला नेक्स्ट 1871 की अगर हम बात करें तो इट वाज मिस्टेकिंगली रिपोर्टेड दैट द ऑथर ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास डाइड इन द रेल रोड एक्सीडेंट। अब होता क्या है कि 1871 में गलती से ये न्यूज जो है वो पब्लिश हो जाती है कि लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक जो है वो एक रेल दुर्घटना में मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी वर्ष क्या होता है, सेम ईयर ही पब्लिश्ड, और जो बॉर्ड विटमैन होते हैं वो पब्लिश कराते हैं क्या, डेमोक्रेटिक विस्टास और पैसेज टू इंडिया। यानी कि दो वर्क इसी साल इनके पब्लिश होते हैं, प्रकाशित होते हैं। पहले वर्क का नाम होता है डेमोक्रेटिक विस्टास और दूसरे का नाम होता है पैसेज टू इंडिया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट में आफ्टर ऑल नॉट टू क्रीट ओनली का पाठ किया गया, और इसके बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट में किसका पाठ किया गया, रिसाइट किया गया। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट में किस चीज का रिसाइट किया गया था, उसी साल किस चीज का पाठ किया गया था, तो आफ्टर ऑल नॉट टू क्रीट ओनली का। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो 23 जनवरी 1873 को, ऑन 23 जनवरी 1873 को ही सफर्ड हिज फर्स्ट स्ट्रोक विच लेफ्ट हिम पार्शली पैरालाइज्ड। 23 जनवरी 1873 को उन्हें पहला स्ट्रोक आया, पहला आघात पड़ा, जिसके कारण उनका शरीर जो है वो आंशिक रूप से पैरालाइज हो गया, लकवाग्रस्त हो गया। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ सेवरल सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट ही एंड्योर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, और ये उनके जीवन की अंतिम 20 वर्षों में होने वाली कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की पहली समस्या थी, ये ध्यान बनाए रखना। अगला नेक्स्ट पॉइंट है 23 1873 में। अब क्या होता है कि 23 मई 1873 को उनकी माता जो लुइसा था उनका निधन हो गया। तो इनकी माता का जो निधन होता है लुइसा का, वो कब होता है, 23 मई 1873 को। ही मूव्ड इन विद हिज ब्रदर जॉर्ज इन कैम्पडन न्यू जर्सी, और होता क्या है कि इसके बाद वे कैम्पडन न्यू जर्सी में अपने भाई जॉर्ज के साथ रहने चले गए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, 1881 में ही पब्लिश्ड हिज पोइट्री ऑफ द फ्यूचर। अब ये एक वर्क का नाम है, 1881 में इनका एक आया था पोइट्री ऑफ द फ्यूचर, इसको पब्लिश कराया गया, पोइट्री ऑफ द फ्यूचर, ये एक वर्क का नाम है जो कि 1881 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1883 केम आउट इज फर्स्ट बायोग्राफी बॉर्ड विटमैन रिटन बाय रिचर्ड एम बक। यानी कि 1883 में उनकी पहली जीवनी बॉर्ड विटमैन प्रकाशित हुई, जिसको रिचर्ड एम बक ने लिखा था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर लिख लीजिएगा कि इनके फर्स्ट बायोग्राफर कौन है बॉर्ड विटमैन के, तो वो है रिचर्ड एम बक। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 1884। अब हम पहुंच जाते हैं, ही bought a house on Camden's Michael Street with a earnings he had from Leaves of Grass। मार्च 1884 में उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास से जितनी भी आय प्राप्त हुई, उस कमाई से कैम्पडन में मिकल स्ट्रीट में एक घर खरीदा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन जून 1888 को ही सफर्ड सेकेंड स्ट्रोक। अब 1888 में क्या होता है, इनको सेकेंड स्ट्रोक लगता है, डेट कॉज्ड पैरालाइसिस। हिज हेल्थ वाज इन सीवियर डिक्लाइन एंड अ रेड रैप्टेड हिज विल। अब जून 1888 में इनको दूसरा स्ट्रोक पड़ गया, दूसरा आघात पड़ गया, जिसके कारण उन्हें लकवे की समस्या होगी, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। उन्होंने अपनी एक विल यानी कि एक वसीयत को दोबारा तैयार करवाया। अगला पॉइंट है 1891 में हम लोग चलते हैं, 1891 में ही पब्लिश्ड गुड बाय माय फैंसी। 1891 में इनका एक वर्क आता है गुड बाय माय फैंसी, उसको पब्लिश कराया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, जिसमें इन जनवरी 1892 ही प्रिपेयर्ड द फाइनल एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास नोन एज द डेथ बेड एडिशन। होता क्या है कि जनवरी 1892 में उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास का अंतिम संस्करण तैयार किया, जिसे डेथ बेड एडिशन के नाम से जाना जाता है।
तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि डेथ बेड एडिशन के नाम से कौन सा जाना जाता है, लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1892 में फाइनल एडिशन इनका आया था, उसकी बात हो रही है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बोला गया है बॉड बिटमैन डाइड ऑफ प्लेरजी ऑन मार्च 26, 1892 एट द एज ऑफ 72। यानी कि बॉड बिटमैन का जो निधन है ना, वो 26 मार्च 1892 को प्लेरजी क्या होता है, फेफड़ों की झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो है 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 72 साल जीते हैं। उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद, 4 डेज आफ्टर हिज डेथ, क्या लिखा है देखो, 4 डेज आफ्टर हिज डेथ ही वाज बरीड इन हिज टॉम्ब एट, यानी कि उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद उन्हें कैम्पडन के एक हार्ले सिमेट्री होती है, ठीक है, हार्ले सिमेट्री होती है, उस कब्रिस्तान यानी कि कब्र समाधि में इनको दफन कर दिया जाता है। अब हम इनके नोट पॉइंट की बात करेंगे। देखो नोट पॉइंट क्या कहता है हमारा, बोलता है ही इज ऑफन लेबल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बॉड बिटमैन को अक्सर फादर ऑफ फ्री वर्स का जनक कहा जाता है, फ्री वर्स का जनक बोला जाता है। दो ही डिड नॉट इन्वेंट इट, यद्यपि इन्होंने इसका इन्वेंट यानी कि आविष्कार नहीं किया। एंड आई इन हिज पोएट्री स्टैंड फॉर मॉडर्न मैन आर इवन एवरी मैन। उनकी कविताओं में जो आई शब्द प्रयोग होता है, मैं, केवल स्वयं बॉड बिटमैन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि ये मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य, या व्यापक अर्थ में एवरी मैन, हर मनुष्य, सामान्य मनुष्य का प्रतीक है। तो ध्यान बनाए रखना, फादर ऑफ फ्री वर्स बॉड बिटमैन है। आई बॉड बिटमैन की पोएट्री में किसको सिंबलाइज किया जाता है, आई का मतलब मैं को सिंबलाइज नहीं करता है, बल्कि मॉडर्न मैन या एवरी मैन को सिंबलाइज करता है। इनकी मास्टरपीस लीव्स ऑफ ग्रास है, जिसका पहला एडिशन 1855 में आया। सिविल वार ड्रम ट्रैप्स है, ठीक है। लिंकन्स असैसिनेशन पे 2 कविताएं लिखी गई, ओ कैप्टन माय कैप्टन, बैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक विस्टास है। फर्स्ट फाइनल एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास डेथ बेड एडिशन कहलाता है, जो कि 1892 में आया था, ठीक है। अब हम इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर वर्क हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1842 में फ्रैंकलिन इवांस आता है, और फ्रैंकलिन इवांस बॉड बिटमैन का पहला उपन्यास है। ये एक डिडैक्टिक यानी कि टेम्परेंस नॉवेल है, जिसमें उपदेशात्मक नावल कह सकते हो हिंदी में, जिसमें शराब की लत के खतरों को दिखाया गया है और टेम्परेंस मूवमेंट यानी कि जो मद निषेध आंदोलन का समर्थन किया गया है इसके अंदर। बाद में बॉड बिटमैन स्वयं इस शुरुआती रचना से बहुत प्रभावित नहीं थे, इसीलिए इन्होंने इसको जो है बेकार का वर्क बोला था। तो ध्यान बनाए रखना, फ्रैंकलिन इवांस एक नॉवेल है, बॉड बिटमैन का ओनली मेजर नॉवेल माना जाता है, और इसमें थीम होती है एल्कोहल पर, ठीक है, और टेम्परेंस कह सकते हो, ठीक है। अगला 1855 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास बॉड बिटमैन की मास्टरपीस कही जाती है, सबसे प्रसिद्ध वर्क है। इसका सबसे पहला पब्लिकेशन 1855 में पब्लिश होता है, ठीक है। एक कविताओं का संग्रह जिसमें लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, प्रकृति, मानव शरीर, मानवता, स्वतंत्रता, इन सब का उत्सव मनाया गया है। बॉड बिटमैन ने इसमें फ्री वर्स का बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है। ध्यान रखना 1855 में पोएट्री ऑफ कलेक्शन है, बॉड बिटमैन की मास्टरपीस है लीव्स ऑफ ग्रास, पहला एडिशन 1855 में। इसका स्टाइल कैसा है, फ्री वर्स है, ठीक। इसकी फेमस पोइम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, और पोइट ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में बॉड बिटमैन को इस पोइम की खातिर जाना जाता है। अगला 1865 में ड्रम टैप्स आता है। ड्रम टैप्स जो है अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकी गृह युद्ध से प्रेरित कविताओं का एक संग्रह है। इसमें बॉड बिटमैन ने सैनिकों, युद्ध, देशभक्ति, पीड़ा, मृत्यु, इन सब का बखूबी बहुत अच्छे से चित्रण किया है। घायल सैनिकों के बीच उनके व्यक्तिगत अनुभवों को, जो व्यक्तिगत इनके पर्सनल एक्सपीरियंस थे, इन सभी अनुभवों को इन कविताओं पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम डेमोक्रेटिक विस्टास की बात करते हैं, जो कि 1871 में आती है। डेमोक्रेटिक विस्टास बॉड बिटमैन की गद्य यानी कि प्रोज वर्क है, और इसमें अमेरिकी लोकतंत्र और समाज पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नैतिक और इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल, मोरल और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात करी गई है, और ये इनका इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है, ठीक है। 1871 में आया है।
1875 में अगर हम बात करें तो मेमोरेंडा ड्यूरिंग दी वार, ये जो है अमेरिकन सिविल वार के अनुभवों पर आधारित एक महत्वपूर्ण गद्य रचना है। ये भी ध्यान रखना, जिसमें सैनिकों, सैन्य हॉस्पिटल या युद्ध की जो पीड़ा होती है, मानवीय संवेदना, इन सभी अनुभवों और इनका अवलोकन जो है इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अगला स्पेसिमैन डेज की बात कर लेते हैं। 1882 में आया है स्पेसिमैन डेज। ये बॉड बिटमैन की एक ऑटोबायोग्राफिकल गद्य रचना है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव, स्मृति, सिविल वार, प्रकृति, लोग, दैनिक जीवन से संबंधित ऑब्जर्वेशन, ये सब इनको मिलते हैं। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज वर्क है। ठीक है, 1882 में आया है। लाइफ, नेचर, मेमोरी, सिविल वार, इन सब चीजें इस वर्क के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये बॉड बिटमैन के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्क है इनका। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना। 1842 में फ्रैंकलिन इवांस आता है जो कि एक नॉवेल है। 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास आता है जो कि पोएट्री कलेक्शन है। 1855 में ड्रम टैप्स आता है, ये भी पोएट्री कलेक्शन है। डेमोक्रेटिक विस्टास प्रोज वर्क है इनका। 1871 में आता है। 1875 में मेमोरेंडा ड्यूरिंग दी वार आता है, ये भी प्रोज वर्क है। और 1882 में स्पेसिमेन डेज आता है जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। मास्टरपीस जरूर ध्यान बनाए रखना, लीव्स ऑफ ग्रास कहलाती है। ठीक है, चलो अब हम लोग इनकी कुछ पॉपुलर पोएम्स की बात कर लेते हैं। ये इनकी कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एनिमल्स की बात कर लेते हैं। किसकी? एनिमल्स। इसके बाद में दूसरा कौन सा है? कैलमस। तीसरी कौन सी है? स्लीपर्स, नेटिव मोमेंट्स, पैसेज टू इंडिया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वन सेल्फ आई सिंग, आई सिट एंड लुक आउट। आगे बढ़ते हैं। पॉइनियर्स, ओ पॉइनियर्स, बाउंड रेसर, प्रेयर ऑफ प्रेयर फॉर कोलंबस, कैवली क्रॉसिंग अ फोर्ड, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ठीक है, ऑन द बीच एट नाइट, ओ कैप्टन माई कैप्टन, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। इसके बाद आगे अगली पोइम है स्टार्टिंग फ्रॉम पैमनॉक, बाई ब्लू ऑन्टेरियोज शोर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाई ब्लू ऑन्टेरियोज शोर। अगला क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ठीक है, डिलाइंस ऑफ द एगल्स, देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फोर्थ। ये इनके कुछ वर्क हैं जिनको आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एज एडम्स अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हियर इट फ्रॉम चार्ज अगेंस्ट मी, आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, वंस आई पास थ्रू अ पॉपुलर सिटी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। ठीक है, तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जिनकी हमने बात की थी। ठीक है, जिन्हें आपको ध्यान में बनाए भी रखना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, मैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड बाउंड रेसर। ठीक है, कैवलरी क्रॉसिंग अ फोर्ड, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, Song of the open road, I sing the body electric out of the cradle. There was a child went forth passage to India. Pioneers, oh pioneers, noiseless peasant spider. ठीक है, calamus, I hear it was charged against me by blue Ontario shores animal. I sit lock out the sleepers native moments. ठीक है, डेलाइंस ऑफ द ईगल्स। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ओ कैप्टन माई कैप्टन, वैन लिलैक्स इन डोरयार्ड, बाउंड रेसर, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, नॉइसलेस पेसेंट स्पाइडर, पॉइनियर ओ पॉइनियर, पैसेज टू इंडिया और कैलमस। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।